वो क्या करे ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो क्या करे ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो करता है कोशिश उन्हें असफलताओं से निराशा नहीं होती। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एएफसी एएफसी महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व गोकुल गोकुलम एएफसी में से कौन सा राज्य करेगा। कि जो एएफसी है इसमें महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व जो है कौन सा राज्य करेगा। केरल, हरियाणा, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई केरल। केरल जो है एएफसी गोलकुम में जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। आइए जान लेते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने एएफसी क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोकुलम केरल एफसी को नामांकित किया है। महिला लीग के विजेता टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन चूंकि यह आयोजित नहीं किया जाएगा, राष्ट्रीय महासंघ ने चौथे संस्करण के चैंपियन को नामांकित किया है। 2019-20 में बेंगलुरु में आयोजित भारतीय महिला लीग के फाइनल में कृप्सा एफसी को हराकर गोकुलम केरल एफसी राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली केरल की पहली टीम बन गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण कहाँ पर किया गया है। कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर पैनल कहाँ पर जो है लगाया गया है। ऑप्शन है आपके सिंगापुर, जापान, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा भाई इसका सिंगापुर में। ओके, आइए जान लेते हैं। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म में से एक का अनावरण किया है। यह परियोजना देश द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादनों को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा है। पश्चिमी सिंगापुर में एक जलाशय पर स्थित 60 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण सैमकॉर्प इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा किया गया है। यह संयंत्र 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में फैला है और द्वीप के 5 जल उपचार संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन करता है। 45 हेक्टेयर साइट पर 1,22,000 सौर पैनलों से उत्पन्न बिजली सिंगापुर को दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बना देगी जहां जल उपचार प्रणाली द्वारा पूरी तरह से सतत ऊर्जा द्वारा संचालित है। सोलर फार्म सालाना लगभग 32 किलोटन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है, जो सड़कों से 7,000 कारों को हटाने के बराबर है। अब जान लेते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर और सिंगापुर के पीएम है ली सिएन लूंग। सिंगापुर के पीएम हैं ली सिएन लूंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदानी समूह ने किस हवाई अड्डे के प्रबंधन का कार्यभार संभाला है। अब अदानी समूह ने किस हवाई अड्डे के प्रबंधन का कार्यभार संभाला है। ऑप्शन है आपके मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो किसका संभाला है भाई, मुंबई का। जो अदानी समूह है उसने मुंबई हवाई अड्डे का कार्यभार संभाला है। आइए जान लेते हैं। गौतम अडानी के नेतृत्व में अदानी समूह ने जीवैक समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण के साथ अदानी समूह भारत में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मामले में शीर्ष कंपनी बन गई है, पहली कंपनी बन गई है ये। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन अदानी
एयरपोर्ट होल्डिंग्स द्वारा किया जाएगा, जो अदानी एंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अधिग्रहण के साथ अदानी समूह के हवाई अड्डों का अब भारत भर के हवाई अड्डों पर कुल यात्रियों की संख्या का 1/4 हिस्सा है और कुल एयर कार्गो का 1/3 हिस्सा है। अदानी समूह द्वारा संचालित हवाई अड्डे। इस प्रकार कंपनी अब 6 हवाई अड्डों का संचालन करती है। अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु में 3 हवाई अड्डों का संचालन अदानी समूह पहले से कर रही है, जबकि गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और जयपुर में 3 हवाई अड्डों का अधिग्रहण पूरा किया जाना है। अदानी समूह नवी मुंबई में एक हवाई अड्डा भी स्थापित करेगी, जिसके लिए कंपनी अगले 90 दिनों में वित्तीय समापन हासिल कर लेगी। समूह ने 2024 तक नवी मुंबई हवाई अड्डे के संचालन की योजना बनाई है। अडानी समूह द्वारा इन हवाई अड्डों के संचालन के लिए बोलिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के बाद 50 वर्षों की अवधि के लिए जीती गई थी। ओहो, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AI आधारित। अब AI आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप, AI आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप है CP ग्राम्स किसने लॉन्च किया है? अब ये किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसने किया है भाई? राजनाथ सिंह ने। आइए जान लेते हैं। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीनी लर्निंग टूल्स का उपयोग करके शिकायतें दर्ज करने के लिए CP ग्राम्स नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री को बताया गया है कि यह AI पावर्ड एप्लीकेशन लोगों की शिकायतों को स्वचालित रूप से संभालेगा और उनका विश्लेषण करेगा एवं मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा, समय बचाएगा और उनके निपटाने में आर्थिक पारदर्शिता लाएगा। अब ऐप के बारे में क्या है? यह पहली AI आधारित प्रणाली सरकार में शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई है। पहले के हिस्से के रूप में विकसित AI टूल में इसमें मौजूद सामग्री के आधार पर शिकायत को समझने की क्षमता है। परिणाम स्वरूप यह स्वचालित रूप से दोहराने वाली शिकायतों या स्पैम की पहचान कर सकता है। शिकायतों के अर्थ के आधार पर यह विभिन्न श्रेणियों की शिकायतों को वर्गीकृत कर सकता है, भले ही ऐसी खोज के लिए सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाले कीवर्ड शिकायतों में मौजूद ना हो। यह एक श्रेणी में शिकायतों के भौगोलिक विश्लेषण को सक्षम बनाता है, जिसमें यह विश्लेषण भी शामिल है कि शिकायतों को संबंधित कार्यालय द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया था या नहीं। आसान उपयोगिता अनुकूल खोज उपयोगिताओं को प्रबंध आवश्यकता के आधार पर अपने समय के प्रश्नों श्रेणियों को तैयार करने और प्रश्नों के आधार पर प्रदर्शन परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? भारत, चीन, UAE या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट होगा भाई UAE जो है पहला देश बन गया है जिसने इजराइल में अपना पहला दूतावास खोला है। तो ये जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग 1 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। नया मिशन तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में स्थित है। इस समारोह में इजराइल के नए राष्ट्रपति इसाक हरजोग, इजराइल के राष्ट्रपति कौन है भाई?
इसाक हरजोग ने भाग लिया। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत मोहम्मद महमूद अल खाजा ने आधिकारिक तौर पर मार्च की शुरुआत में अपनी शाखा प्रस्तुत की है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है भाई? खलीफा बिन जायद अल नहयान। इजराइल के प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। ओके, प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट इनके प्रधानमंत्री है। ओके, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि हम एक क्वेश्चन के द्वारा आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं। जैसे कि देश आ जाते हैं तो देश की राजधानी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में भी जो है बताया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता। अब राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस अभिनेत्री का निधन हो गया है? अब किस अभिनेत्री का निधन हो गया है? सुरेखा सीकरी, विजेता सुजाना तिरुपति, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट होगा इसका सुरेखा सीकरी। सुरेखा सीकरी एक नाटककार थी जो नाटकों में काम करती थी। तो ये जान लेते हैं। 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन हो गया है। 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को तमस, ममो, सलीम, लंगड़े पे मत रो, जुबेदा बधाई हो और डेली सोप बालिका वधू में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। वह आखिरी बार नेटफ्लिक्स के एंथोलॉजी घोस्ट स्टोरीज 2020 में जोया अख्तर द्वारा निर्देशित कहानी में नजर आई थी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण किस देश ने शुरू किया है? अब किस देश ने जो है शुरू किया है दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण? चीन, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट है भाई चीन ने जो है शुरू किया है। आइए जान लेते हैं। चीन ने आधिकारिक तौर पर देश के हैनान प्रांत में चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1, ये लिंगलोंग 1 है, का निर्माण शुरू किया है। यह परियोजना चीन के राष्ट्रीय परमाणु निगम CNNC की लिंगलोक 1 ACP-100 तकनीक पर आधारित है। अब रिएक्टर के विषय में जान लेते हैं। बहुउद्देशीय 125 मेगावाट SMR एक दबायुक्त जल रिएक्टर है जिसे बिजली उत्पादन, शहरी तापन, शहरी शीतलन, औद्योगिक भाप उत्पादन या समुद्री जल विलवीकरण के लिए डिजाइन किया गया है। CNNC ने 2010 में लिंगलोंग 1 का विकास शुरू किया और यह 2016 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों द्वारा एक स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन पारित करने वाली पहली SMR परियोजना थी। इसकी एकीकृत दबायुक्त जल रिएक्टर डिजाइन 2014 में पूरा हुआ और इसे चीन की 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक प्रमुख परियोजना के रूप में पहचाना गया। डिजाइन, जिसमें 57 ईंधन असेंबली और इंटीग्रल स्टीम जनरेटर हैं, को बड़े ACP 1000 PWR से विकसित किया गया है। इसमें निष्क्रिय सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं और इसे भूमिगत स्थापित किया जा सकता है। अब जान लेते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी है भाई बीजिंग और चीन की मुद्रा है रनमनबी। ओके, और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ओके, तो ये तो था चीन के बारे में। चीन की राजधानी क्या है भाई? बीजिंग, और चीन की मुद्रा क्या है? रनमनबी, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 वनडे। अब देखो, 14 वनडे तक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने बाबर आजम का संबंध किस देश से है? अब 14 वनडे तक बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर बन गए हैं बाबर आजम, उनका संबंध किस देश से है भाई? पाकिस्तान,
श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं, तो उनका संबंध है भाई पाकिस्तान से। आइए जान लेते हैं। अब ये पाकिस्तान के कप्तान है भाई। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एजबेस्टन में तीसरे वनडे के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए शतक के साथ इतिहास रच दिया है। इतिहास तो रचा है। वह हाशिम आमला, भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को पछाड़कर पारी के मामले में 14 एकदिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के कप्तान ने अपनी 81वें वनडे पारी में अपना 14वां शतक पूरा किया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज आमला ने पहले यह रिकॉर्ड बनाया था, जिन्होंने इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए 84 पारियां खेली। वार्नर ने अपना 14वां वनडे शतक बनाने के लिए 98 पारियां खेली थी, जबकि कोहली ने 103 पारियां खेली थी। तो सबसे कम पारियां खेली है और 14वां वनडे शतक इसने बना लिया है। तो वो कौन है? पाकिस्तान के कप्तान हैं बाबर आजम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए बाइक टैक्स परियोजना का अनावरण किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया है? कर्नाटक, केरल, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है कौन है भाई? BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया है। यह सार्वजनिक परिवहन और दैनिक यात्रियों के बीच एक सेतु का काम करेगा। इस योजना का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना तथा बस, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने में असुविधाओं को कम करना है। यह लोगों, साझेदारी फर्मों और कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देगा। संबंधित प्राधिकरण इस योजना के तहत लाइसेंस जारी करेगा। इस योजना के तहत पंजीकृत वाहन परिवहन श्रेणी में होंगे, जिसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए परमिट, कर और वित्तीय लाभ जैसे कई छूट दी हैं। अब योजना के विषय में जान लेते हैं। कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 स्वरोजगार को बढ़ावा देगी, पर्यावरण के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देगी, ईंधन संरक्षण, सार्वजनिक परिवहनों को मजबूत करेगी और संबंधित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। यात्रा के लिए मूल और गंतव्य के बीच की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और संबंधित प्राधिकरण समय समय पर उन मार्गों को तय करेगा जिन्हें बाइक टैक्सियों के संचालन में से बाहर रखा जाएगा। अब जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी क्या है भाई? बेंगलुरु। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है भाई? थावरचंद गहलोत। ओके, थावरचंद गहलोत ये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो वाराणसी, लखनऊ, अमेठी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर किया गया भाई? वाराणसी, यूपी में किया गया है। ये जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। यह केंद्र सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा तथा शहर में पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का नाम रुद्राक्ष रखा गया है और केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं। इसकी छत शिवलिंग के आकार की है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर प्रदान करना है। कन्वेंशन सेंटर जापान इंटरनेशनल ऑपरेशन एजेंसी की सहायता से बनाया गया है। पर्यावरण के अनुकूल भवन केंद्र पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित है। इसमें एक नियमित प्रवेश द्वार, एक सेवा प्रवेश और एक अलग VIP प्रवेश द्वार है जो
इसे सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक आदर्श स्थान जो है प्रदान करता है। अब जान लेते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया है? अब ग्रेन जो अनाज वाला एटीएम है वो खोला गया है। ग्रेन एटीएम का मतलब ग्रेन जो अनाज होते हैं उसका एटीएम खोला गया है। तो कौन सा ऐसा पहला राज्य है? ऑप्शन है आपके हरियाणा, पंजाब, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो वो राज्य है भाई आपका हरियाणा। हरियाणा के गुड़गांव में खोला गया है ये। ओके, हरियाणा के गुड़गांव में खोला गया है पहला। तो ये जान लेते हैं हरियाणा के गुरुग्राम शहर में पालिटी योजना के तहत देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है, जो कि बैंकों के एटीएम की तरह ही काम करेगी। इस मशीन को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पैचिंग मशीन भी कहा जा सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिंद्रा इलेक्ट्रिक के एमडी और सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो महिंद्रा इलेक्ट्रिकल के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा किसने दिया भाई? गगन कुमार, महेश बापू, राजेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई महेश बापू ने दिया है। आइए जान लेते हैं। महेश बापू ने महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के सीईओ और एमडी पद से इस्तीफा दिया है। अब महेश बापू की जगह महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी के सीईओ और एमडी के पद पर सुमन मिश्री को नियुक्त किया गया है। ओके, किसको नियुक्त किया गया है? सुमन मिश्री को। अब महिंद्रा की स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई थी। और महिंद्रा का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु। और महिंद्रा के फाउंडर कौन है? चेतन मोइनी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई महाराष्ट्र के अंदर खोला गया है। आइए जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैजेंटा कंपनी में भारत इस सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया है। ड्राफ्ट ईवी नीति 2021 के तहत कंपनी का लक्ष्य 2025 तक राज्य की सड़कों पर कम से कम 1,46,000 नए बैटरी चलित इलेक्ट्रॉनिक वाहन लाने का जो है लक्ष्य है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोग आईवीआर। अब वोग आईवीआर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अब वोग जो है आईवीआर है और उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तापसी पन्नू, नेहा धूपिया, मनीषा कोहिराला। तो इसका राइट होगा भाई तापसी पन्नू। ओके, ये जान लेते हैं। वोग आईवीआर कंपनी ने प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री तापसी पन्नू को ब्रांड एम्बेसडर के पद पर नियुक्त किया है। तापसी पन्नू जल्द ही कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए लेटेस्ट वोग कैंपेन का प्रचार करती हुई नजर आएगी, जो कि अगले 1 वर्षों तक वोग कंपनी के प्रोडक्ट को अपने फॉलोअर्स के बीच पहुंचाने पर काम करेगी। ओके, तो ये तो थे बेटा आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी थी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को जो है लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप वीडियो को शेयर भी करें। कल फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।